सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे विशेष मेहमान हैं श्री देशराज जी गुप्ता, जो कि स्पेशली इंडिया से यहाँ पधारे हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये हॉल है, हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड, हमें 12 बजे ये साफ सफाई करके यहाँ से चले जाना है। तो 12 इसलिए हमारे पास टाइम के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम चाहते हैं, हालांकि वी हैव पेड फॉर द माइक सिस्टम एंड ऑल, बट somehow there is a problem and they are going to sort it out। तो तब तक हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। देशराज जी, इन्होंने इंडिया में जो योग संस्थान है रोहिणी दिल्ली में, इन्होंने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया 1985 में एज ए स्टूडेंट। उस समय इन्हें योगा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहाँ से इन्होंने पहले एक ट्रेनी बन के सीखा। सीखने के बाद ये एक अध्यापक बने। इन्होंने खुद योगा कैसे करते हैं, क्या करना है, वो सिखाया। और आज देखिए, इनकी उपलब्धियों से ये वहाँ के प्रधान हैं, पूरे योग संस्थान के प्रधान हैं। और इंडिया में बहुत जगह इनका अपना कार्यक्रम चलता रहता है। और यहाँ भी न केवल कनाडा में, यहाँ अमेरिका में 2 जगह है, और उसके बाद मॉरिशस में है, फिजी में है, और लंदन में है। तो ऐसे इनका बड़ा योगदान, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं तो इन्हें कहूँगा एक कर्मठ योगी, एक शिक्षक, और आजकल ये योगी प्रचारक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा पहले हमारी बहन जस चीमा जी, जो कि हमारी रीजनल मेंटर हैं। BCCRN संस्था है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है, डाइवर्सिटी है, पिक्स है, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यहाँ इमिग्रेंट्स जितने भी आते हैं, वो अलग अलग कम्युनिटीज से उनकी सहायता के लिए बनाए हैं। उनको किस तरह से एजुकेशन दी जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो प्रोवाइड की जाए। तो ऐसी हमारी संस्था है BCCRN, जिसकी वो रीजनल मेंटर है। एक्चुअली मुझे संस्था के साथ जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं क्योंकि 2008 से मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा कर रहा था, सीनियर्स की एज ए कम्युनिटी, एज ए वॉलंटियर सर्विस कर रहा था। तो इन्होंने कहा, आप जब सीनियर्स के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं आप हमारी संस्था के साथ भी जुड़िए, ताकि वही सभी सीनियर्स को ये अवेयरनेस और आप दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप जस बहन जी प्लीज। और ये पिछले साल योग आश्रम में होके आए हैं, तो ये इनका भी अपना पर्सनली नॉलेज भी है योग संस्थान के बारे में। तो मैं चाहूँगा प्लीज आप। सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो मैं आज BCCRN वालों थोड़े अगे हैदर ट्रैवलन जो साडी CEO आ उहदे वालों BCCRN नूं जी आया कहनी आ। ते BCCRN एक सूबाई संस्था आ जिहड़ी वड्डे उम्र दे लोग आ उन्हां दी सहायता करदी आ ताकि वो अपनी कम्यूनिटी दे विच जिहड़ा दुर्व्यवहार हो रहा आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਆ
ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ health is wealth, knowing how we can be healthy using yoga. I'm a yoga teacher too, so I really want to actually, I really loved going to Delhi and learning. I am जब अपनी बेयर क्रीक पार्क या इतना पार्क सीगी शालीमार बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500-600 ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰੇ। That would be hard, right? Yeah, but you're doing a good job anyways doing it here, right? So I want to encourage you to open a center here ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। Yeah, definitely. Yeah, well, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमेश्वर, आप बोलिएगा, आप हम सभी की साथ साथ रक्षा करें। हम सभी एक साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। हम सभी को आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु हो, आज के इस पवित्र प्रांगण में भारतीय योग संस्थान की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और हांडा जी को, मैडम जयस को और अन्य सभी प्रबंधकों को, हमारे अश्वनी जी हैं, आदर्श जी हैं, आप सबको आज के इस दिव्य आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे भी अपने बीच में बुला करके एक स्वास्थ्य के ऊपर बात रखने का अवसर दिया। मुझे हांडा जी का आदेश हुआ कि आज मैं डायबिटीज पर आपके साथ अपनी बातें शेयर करूं। मुझे आज लगभग 20 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। लगभग 12 दिन मैं यूएसए में रहा, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया एंड कोलंबस, एशबर्न में, वर्जीनिया में था मैं, और हर जगह पर योग के काफ़ी इवेंट हुए। लगभग 11 इवेंट मेरे यूएसए में हुए, और ये शायद चौथा या 5वां इवेंट यहाँ आपका वैंकूवर में या सरी, मुझे सारे एक जैसे लगते हैं, यस, डेल्टा इत्यादि स्थानों पर हुए। अलग अलग विषयों पर वार्ताएं हुई। आज हम आपके साथ डायबिटीज के ऊपर बातचीत करेंगे। शरीर क्या है, शरीर में ये बीमारी आती कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इससे और बीमारियां क्या बनती हैं शरीर में, और अगर हम अपनी हेल्थ ठीक रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़ा सा फूड ठीक कर लें, तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ये शरीर जो है ये 7 धातु से बना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, वाटर एंड न्यूट्रिशन, ब्लड, फ्लैश, बोन,
bone marrow and semen, reproductive organs. 5 elements, 5 तत्व, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, एंड सो मैनी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. बहुत सी प्रणालियां हमारे शरीर में हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. जब ये सभी प्रणालियां, सिस्टम्स, ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स और ये 7 हमारे जो मैंने 7 धातु बतलाई, इसके अतिरिक्त इंद्रियां, सेंसेस, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट एंड चित्त, जब ये सब स्वस्थ होते हैं और आपस में अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं, देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन अमंग दीज ऑल, देन वी कैन से वी आर हेल्दी. फिर हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं. लेकिन जब इनके बीच में एक बैलेंस बिगड़ने लगता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होने लगता है. हमारे शरीर के अंदर मल रुकने लगता है, और जैसे मल रुकेगा तो वो अपने शरीर में कोई ना कोई बिगाड़ पैदा करेगा. और मल कब रुकता है, बिगाड़ कब पैदा होता है? नंबर 1, जब हम नेचर से दूर भागते हैं, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, समय पर नहीं उठते, समय पर नहीं सोते, स्ट्रेस में रहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रखते हैं, हमारी दिनचर्या गलत होती है, गलत टाइप का भोजन करते हैं, निष्क्रिय जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आयु बढ़ने के कारण भी हमारे ये सिस्टम स्लो होने लगते हैं. हमारी बॉडी, चाहे डाइजेशन की बात कर लें, पाचन की बात कर लें या निष्कासन की बात कर लें, मल का जो शरीर से बाहर निकलना, जब पाचन ठीक नहीं होगा और मल बाहर सहज रूप इजीली नहीं जाएगा, तो आपके शरीर में रुकेगा और कुछ दिन यही जहर का रूप ले लेगा, और ये जहर मेरे शरीर के भिन्न भिन्न सिस्टम्स को डैमेज करने लग जाएगा. जहां जो सिस्टम, जो शरीर का पार्ट, जो शरीर का अंग डैमेज होने लगेगा, वहीं कोई ना कोई सिम्टम सामने आएगा, और डॉक्टर्स लोग बस उसका नाम अलग दे देंगे. वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, वो ज्वाइंट्स पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, वो लीवर में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो महिलाओं में स्कैंटी प्रॉब्लम है, मेनोरेजिया प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, फिब्राइड की प्रॉब्लम है, न जाने कितने नाम डॉक्टर्स लोग देते हैं. लेकिन हम अपने योग में एक ही बात कहते हैं, रिटेंशन ऑफ फॉरेन मैटर इन योर बॉडी. When it retains for long period, definitely something happens wrong, then you can say that you are suffering with some disease. तब आप किसी न किसी बीमारी से बोलो पीड़ित होने लगते हैं. तो इसमें हम अगर डायबिटीज इज आल्सो वन ऑफ देम, शुगर भी उन्हीं में से एक है. अगर शुगर की बीमारी की सिंपल डेफिनेशन हम पूछें एक छोटी सी एक लाइन के अंदर, तो वी विल से दैट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये हमारे शरीर में एक चयापचय का रोग कहलाता है. जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से काम नहीं करता, जब आपका पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता, तो कहीं जाकर के ये बीमारी मेरे शरीर में आने लगती है. और डॉक्टर लोग, चिकित्सा विज्ञान के अंदर ये मानना है कि ये बीमारी अगर एक बार शरीर में आ गई तो ये कभी फिर जाने वाली नहीं है. ये तभी जाएगी आगे हमारे साथ. मैं अपने प्रवचन ज्ञानियों के बीच में देता हूँ, इनको सब पता होगा, साथ ही जाती है. लेकिन अब दूसरी पॉजिटिव थॉट देखिए, अगर व्यक्ति यौगिक जीवन जीना शुरू कर दे, संकल्प लेकर के अपनी जीवन शैली को अच्छा बना ले, तो
आप सच मानिए काफी सीमा तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इवन यहाँ तक हम अपनी दवाइयों को भी कम करके या उसको खत्म करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग का दूसरा अर्थ पॉजिटिविटी है, और हम ये कहते हैं पॉजिटिविटी से बड़ी धरती के ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति के थॉट पॉजिटिव हो, जिसका लाइफस्टाइल पॉजिटिव हो, जिसके कर्म पॉजिटिव हो, जिसके विचार पॉजिटिव हो, जिसका स्वभाव पॉजिटिव हो, तो वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है योग की भाषा में। और ये टाइम टाइम पर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों के अंदर हमें बहुत चीजों की जानकारी मिलती है। इसको जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप अपने संस्कार देते हैं, तो ये योग के कार्यक्रम हमारे लिए संस्कारों का काम करती है। नेगेटिविटी को खत्म करती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारी सोच अच्छी बनने लगती है, हमारा स्वभाव अच्छा बनने लगता है। हमारे सामाजिक और गृहस्थी व्यक्ति हैं, थपेड़े तो खूब पड़ते हैं समाज में, कभी परिवार वालों से, तो कभी पड़ोस से, तो कभी दूसरों से, कभी बाहर वालों से, कभी अंदर वालों से। लेकिन योग आपको उनको सहन करके इस जीवन में संतुलन बना करके आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये बात हमेशा याद रखना। हमारे शरीर में डायबिटीज की शुरुआत कैसी होती, थोड़ी एक कहानी सी मैं आपको सुना दूं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन सीधा हमारे पहले स्टमक में जाता है, और स्टमक से छोटी आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं, पक्वाश्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो वहां जाकर के भोजन का एक शोषण होता है, दिस इज एक्सप्लॉइटेड और डाइजेस्टिव। जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे फूड के अंदर जो मीठे वाला भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग होता है, उसको डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट करते हैं? और हमारी जो छोटी आंतों की अंदर की जो मेम्ब्रेन है, वो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है, और चूस करके उस ग्लूकोज को कहाँ भेजती है? लीवर में। कहाँ भेजती है? लीवर अब देखता है कि मालिक ने मीठा कितना खाया और मालिक को चाहिए कितना। जितना मीठा आपको चाहिए, लीवर उस मीठे को ब्लड के अंदर धकेल देता है, बॉडी में। अब बॉडी में जैसे मीठा जाएगा तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, मीठे का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे मीठे का लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, मीठा है, ग्लूकोज है। आप ये समझ रही। अब इस मीठे को आपकी बॉडी के सेल्स में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? बॉडी के सेल्स में, वेयर दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसको किस में बदलते हैं हम? ऊर्जा में। बॉडी बदलती है, बट यहां एक पेंच है, ये तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक आपके ये स्टमक है, स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। मैं थोड़े बीच में इंग्लिश के वर्ड इसलिए बोलूंगा, मेरे को सिफारिश आई है, क्योंकि ये मैं हिंदी का मन बना के आया था, लेकिन मैं वर्ड मिक्स करूंगा ताकि सबको समझ में आए। पेनक्रियाज में एक बीटा सेल्स होते हैं। इमीडिएटली व्हेनेवर द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इंक्रीजेस इन योर ब्लड, immediately the beta cells of your pancreas will be activated। भाषा की दिक्कत तो नहीं आएगी ना? तो वहां से तुरंत एक हार्मोन बनता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन इमीडिएटली कहां चला जाएगा? ब्लड में, और ब्लड में जाकर के ये उस मीठे वाले भाग को बॉडी के सेल्स में एंट्री दिलाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन your glucose cannot enter in the body cells। घुस ही नहीं सकता वो। आप यूं कह लो ना, आपके घर पे ताला लगा हुआ, चाबी आपकी जेब में, जब तक चाबी ताले पर नहीं लगाओगे तब तक ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा, घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही इंसुलिन इज द की ऑफ द लॉक ऑफ योर बॉडी सेल्स। ये इंसुलिन किस चीज का काम करता है? ये तो भाषा समझ में आ गई होगी।
तो ये इंसुलिन जो है ना चाबी का काम करता है, चाबी खुलेगी, आपका ताला खुल गया, ताला खुल गया तो तुरंत बड़े प्यार से ये इंसुलिन आपके मीठे वाले भाग को सेल में ले जाएगा। वहां पर एक ज्वलंत प्रक्रिया होती है जिसके दौरान आपके इस मीठे वाले भाग को बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और वही एनर्जी है जिससे आप पांव से चल के यहाँ पर आए हो, मेरी बात को सुन रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, दौड़ रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, दिस इज ओनली द एनर्जी विच इज बीइंग कन्वर्टेड बाय दिस प्रोसेस। आप मेरी बात समझ में आई? अब आगे समझिए कि बॉडी में ये मीठा कम ज्यादा भी होता रहता है, तो बॉडी में ग्लूकोमीटर कैसे काम करता है आपकी बॉडी का, इसको कम ज्यादा को कैसे कंट्रोल करता है। देखो भाई, हम तो इंसान ठहरे, जानवर तो है नहीं। अब भगवान ने एक गलती करी शायद, बाकी किसी को बुद्धि नहीं दी, सिर्फ इंसान को दी, तो हम जो ना बुद्धि के धनी हुए। अब जब हम यहाँ भी शादी ब्याह फंक्शन तो यहाँ भी होते होंगे, आपको बुलाते हैं लोग, यहाँ पर जाते हैं, उस दिन थोड़ा अच्छा यहाँ भी सगन चलता है क्या? अच्छा यहाँ भी चलता है, तो इंडिया में भी चलता है, तो लिफाफा जेब में लेकर के चलते हैं। 21 रुपए का सगन लेकर के गया, और शादी में अब 21 रुपए दे करके और 21 रुपए कैश ना करवाऊं तो मेरे जैसा फिर पागल नहीं। तो जिस दिन 21 रुपए देने हैं तो मैं क्या करता हूँ, मीठे के 15 साल है, 15 के 15 साफ करता चला जाऊंगा। 750-800 ग्राम मीठा डाल करके अंदर, रात को 2 बजे घर पर आऊंगा, 1 बजे घर पर आऊंगा, लेटूंगा, 3-4 घंटे में स्टमक वाला हिस्सा भोजन पार करेगा। जैसे ड्यूडेनम के अंदर पहुंचेगा 800 ग्राम मीठा, जिस समय वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर आपका बहुत बड़ा साथी, बहुत बड़ा प्रेमी है, आपके जीवन की रक्षा करता है, ये आपकी बिगेस्ट फैक्ट्री है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपका जैसे सीईओ होता है ना, हेड होता है किसी डिपार्टमेंट का, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये उस समय ये देखता है माइक्रोस्कोप से लगा करके, ओहो, तो लीवर को पता चलता है आज तो पक्का मालिक 21 रुपए दे के आया हुआ है। 800 ग्राम, अगर लीवर के 800 ग्राम ग्लूकोज अगर आपके ब्लड के अंदर छोड़ दे तो आप यकीन मानना, आप सुबह हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सारे 21 की जगह 21,000 रुपए की पेमेंट करोगे। यहाँ तो कहते हैं छूट तो ही। आप बात को समझिएगा, ये मजाक भी है लेकिन साइंटिफिक बात बतला रहा हूं आपको। तो उस समय लीवर क्या करता है, आपकी एक्सेस शुगर को अपने पास स्टोर कर लेता है। आपकी बॉडी को जितना चाहिए उतना देता है। जब आप सुबह उठते हो आपको पता नहीं चलता कि 800 ग्राम मीठा खा के रात आप नॉर्मल अपने काम पर जाते हो, और आपकी जान को कौन बचाता है? बात को समझना। अब स्टोर हो गया मीठा वहां पर, और आपको लेकिन सुबह उठ करके, जैसे शराबी को रात को कुछ समझ में नहीं आता, कर जाता है काम, लेकिन अगले दिन सुबह उठ करके वो मान लेता है कि हाँ तूने कल रात काम अच्छा नहीं किया, गलत किया, और आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं शराब नहीं लूंगा। अब ये जो 800 ग्राम मीठा खाने वाला सज्जन जो है, ये सुबह उठ के कहता है तेरी 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र, और तू कल 800 ग्राम मीठा लालच में आके खा गया, अगले 15 दिन तक तू चाय भी फीकी पिएगा। और उसने क्या जिद बांध ली, अब मीठा खाऊंगा ही। अब मीठा नहीं खाऊंगा, 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, जब 5 दिन तक मीठा नहीं खाया तो मीठा तो चाहिए बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, आपको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस समय जो है ना पता चलेगा कि शुगर लेवल आपका नीचे आ जाएगा। जैसे शुगर लेवल नीचे आएगा, पैनक्रियाज को सीधा मैसेज आएगा। पैनक्रियाज देखेगी मालिक ने जो जिद बांध ली और इतना मीठा खा ही नहीं रहा है, तो पैनक्रियाज उसी समय एक ग्लूकागोन नाम का अल्फा सेल बॉडी के अंदर होते हैं, वो ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन बनाती है। वो हार्मोन सीधा कहाँ भेजती है? लीवर को भेजती है। और लीवर देखते हो मालिक तो जिद बांध गया, मीठा नहीं खा रहा है, तो जो उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर रखा है, और अब ग्लूकागोन नाम का हार्मोन वहां पर आएगा, उस ग्लाइकोजिन से मिलेगा, मिलकर के उसको फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ये ग्लूकोज आपके मीठे में जाकर के फिर आपकी जान को बचा लेगा। कैसे आपका ग्लूकोमीटर बॉडी का काम करता है हम कभी सोच नहीं सकते। बोलो, लीवर और पैनक्रियाज ये आपके जीवन रक्षक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगर आपने पूजा करनी है, भक्ति करनी है, सच मानो तो किसकी करो? लीवर और पैनक्रियाज। कभी डायबिटीज नहीं मानो। एक बार छोटा सा जयकारा बोल लें, बोलोगे? बोलो, लीवर महाराज की जय। हाथ लगा के बोलो, लीवर महाराज की जय, लीवर महाराज की जय, अग्नाश्य की जय, अग्नाश्य की। ये महापुरुष है आपके। क्या है ये? इससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। अपने शरीर की पूजा किया करो, अपने अंगों की पूजा किया करो, इनको स्वस्थ रखा करो।
इनको मसाज दिया करो, इनको एक्सरसाइज दिया करो, इनकी क्षमताओं को बना करके रखो। आप जीवन के आखिरी श्वास तक स्वस्थ रहोगे, हंसते हंसते जाओगे इस दुनिया से तो भगवान भी स्वागत करेगा, और कराहते हुए रोते हुए जाओगे तो वहां पर भी आपको कहेंगे कि इसको वापस वहीं भेजो कि यहाँ के काबिल नहीं है। समझे आप? ये मैंने थोड़ा सा एक उदाहरण दिया कि कैसे ये बीमारी मेरे शरीर में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, 3 बातें मैं आपको बतला रहा हूं डायबिटीज बनने की। नंबर 1, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी पैनक्रियाज स्लो हो गई। जब आपकी पैनक्रियाज स्लो हो जाएगी, आप मीठा खाने से तो मानोगे। आप डायबिटिक पेशेंट के खास बात देखा करो, शादी के अंदर जाता परिवार वालों के साथ है, भीड़ में मौका पड़ते परिवार वालों से अलग हो जाता है। आगे आप समझ जाओगे क्यों हुआ। और फिर पूछेंगे परिवार वाले कहाँ था, नहीं मिलने वाले मिल गए थे मुझे बात कर, और इतनी देर में साफ कुछ और करके आता है। सबसे ज्यादा मन करता है उसको। और जब आप ऐसा करते हो, आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। But your pancreas, body cells or beta cells or pancreas are not so active that the sufficient quantity that organ can secrete. आपकी जितनी बॉडी को इंसुलिन चाहिए उतना वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। जब नहीं करेगा तो डेफिनेटली द some part of the glucose will remain in your blood and for long period the level of the sugar will go up, and that's why you will become diabetic. And sometimes आपकी इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उम्र बढ़ने के साथ प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। और तीसरा एक रीजन और बता रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बतलाओ, कहीं पर गेट कीपर खड़ा हो और वो एक आपके पास आई कार्ड है, आप आई कार्ड दिखाते हो तो वो अंदर आने देता है। आपने देखा है आपके पास इंडिया में जब हम एयरपोर्ट पे अंदर एंट्री करते हैं तो कहता है शो योर पासपोर्ट। आप यहाँ जितने मर्जी बेल्ट तक पहुंच जाओ और सिक्योरिटी चेक इन तक इंडिया में नहीं पहुंच सकते होंगे। आप जब इंडिया में जाते होंगे हर गेट पे आपको रोक देते हैं। अगर आपके पास क्या है, पासपोर्ट है तो एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पासपोर्ट नहीं है तो नो रिकॉग्निशन, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। सिमिलरली हमारी बॉडी, जो लोग मेहनत नहीं करते, जो बॉडी को ठीक नहीं रखते, जो इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, आपको एक बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, योर बॉडी सेल्स do not recognize carbohydrate, glucose in the absence of insulin. जब आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड इंसुलिन नहीं होती है, क्वालिटेटिव इंसुलिन नहीं होती है, इनसफिशिएंट इंसुलिन होती है, तो उस केस के अंदर आपकी बॉडी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं। किसको? इवन इंसुलिन को भी कई बार बॉडी सेल इतने आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, बॉडी सेल्स, जो कि किसको इनसेंसिटिव हो जाते हैं इसके लिए। किसके लिए? इंसुलिन के लिए। इंसुलिन को कहते हैं कि हम तेरे को जानते ही, पासपोर्ट गंदा हो गया, फट गया, नाम छूट गया, फोटो नहीं मिल रहा है, कहते जाओ वापस। तो उन्होंने इंसुलिन को ही मना कर दिया रिकॉग्नाइज करने से। जब इंसुलिन कोई बेचारी को मना कर दिया तो क्या आपका शुगर अंदर ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा? नहीं करेगा। देन आल्सो यू विल बिकम द पेशेंट ऑफ डायबिटीज। बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, डॉक्टर वाली भाषा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको मीनिंग अगर समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हाँ, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए और मैं कैसे इस बीमारी से बच सकता हूँ। अब प्रैक्टिकली अगर हम इस बीमारी को और ज्यादा थोड़ा सा समझें तो इसको 3 हिस्सों में बांटें। बोलो कितने हिस्सों में? 1 इज टाइप 1 डिजीज प्रॉब्लम। टाइप 1 डिजीज किसको बोलते हैं? ये वैसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहलाती है। यंगस्टर्स में आना, बच्चों में आना, टीनेज में, अभी 8 साल का 10 साल का बच्चा है तो उसके अंदर ये बॉडी में एंटर कर जाती है। और इसका कारण होता है कि उसकी पालना ठीक नहीं हो रही है, उसका पोषण ठीक नहीं है, उसको कोई आघात, कोई उसके साथ जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई, उसके ऊपर कोई वायरस अटैक बहुत ज्यादा हो गया, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम उसकी बॉडी में, कोई अनुवांशिक समस्या उसकी बॉडी में, उसकी पैनक्रियाज कंप्लीट बॉडी सेल्स डेड हो गए पैनक्रियाज, मतलब सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है, हार्मोन बन ही नहीं रहा है। अगर ये प्रॉब्लम किसी बच्चे के अंदर ऐसे हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट ना साइंस में है, ना योग में है, ना किसी के पास है। थ्रू आउट लाइफ इस बच्चे को केवल इंसुलिन के इंजेक्शन पर जिंदा रहना होगा।
ऐसा पता नहीं आपके नॉलेज में कोई केस है कि नहीं, कोई जानता है ऐसा केस? ये देखिए, ये कहीं हाथ उठ गया, ये बात याद रखना। कोई बहकाए आपको कि नहीं आप आ जाओ हम आपका ये कर देंगे, नो। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, अगर ऐसे बच्चे को योग की शरण में लाया जाए, वो आसन और प्राणायाम करे, तो उम्र भर जो इंसुलिन लेगा और दवाई लेगा, एक तो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, मैनेज कर पाएगा, दूसरा दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचेगा, तो वो एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकता है। इसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप चीज को पकड़ना है आपको, जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर रहूंगा लास्ट तक। टाइम मिला तो प्रश्न उत्तर के 10-5 मिनट दे देंगे आपको, पर विषय को समेटने की भी कोशिश करूंगा विद इन रीजनेबल टाइम। जितने बज के जितने मिनट पर हांडा जी कहेंगे, उससे 2 मिनट पहले मैं टाटा बाय बाय करके निकल जाऊंगा। वक्ता का ये गुण होना चाहिए। सिर्फ मैं अपने गुबार निकालने के लिए बैठा रहूं यहाँ पर, 12 बजे के बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े हॉल की, वो भी तो अच्छी बात नहीं, मन दुखी हो जाएगा हमारा। आइए, दूसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये फीमेल में होती है केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। हार्मोनिक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो कई बार फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड डायबिटीज आ जाती है। पर इसमें मजेदार बात यह है, आ भी गई तो उस समय इसको मैनेज करवाओ, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर थोड़ा सा वो अपने हेल्थ के लिए केयर कर ले फीमेल, तो ये 100% क्योरेबल है। बट एक आंकड़ा दे रहा हूं, वो भी साथ में याद रखना। आज के आंकड़े के मुताबिक जितनी फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है, हर 10 फीमेल में से 3 फीमेल परमानेंट फॉर होल लाइफ डायबिटिक बन जाती है। कारण आगे आप समझ जाओगे, जो बाद में ना एक्सरसाइज करती, ना फिजिकली एक्टिव होती, और अपने शरीर का ध्यान ना करने के कारण वो आपकी परमानेंट डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। 30% ऑफ द फीमेल जो इस प्रॉब्लम को प्रेगनेंसी में फेस करती है, उसका 30% बोल रहा हूं मैं, टोटल का नहीं। ये बात क्लियर है? अब तीसरी जो असली डायबिटीज जो सुनने के लिए आए मेरे को, उसको हम डायबिटीज 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज 2 इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफस्टाइल। ये हमारे गलत जीवन शैली का परिणाम है। जो लोग इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो रिच फूड खाते हैं, धीरे 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 धीरे, अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको लीवर की और पेनक्रियाज की, दोनों मिलकर के आपके शरीर की को ऊर्जावान बनाने में 24 घंटे काम करते रहते हैं बेचारे। लेकिन जब आप कहीं इनएक्टिव लाइफ जीते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप योगा नहीं करते, आप भोजन ठीक नहीं करते, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप स्ट्रेस में जीते हो, न जाने सो मेनी रीजंस और कॉजेस मे बी देयर, एंड ड्यू टू दैट इट रिजल्ट्स दिस प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। तो उस केस के अंदर आपका लीवर और पैनक्रियाज इस स्थिति में नहीं रहते कि आपके उस शुगर लेवल को वो मैनेज कर पाए। और जब ये दोनों ऑर्गन्स में हम मोस्टली सिर्फ पैनक्रियाज के साथ जोड़ते हैं, मैं 2 ऑर्गन्स के साथ जोड़ रहा हूं, क्या? लीवर एंड पैनक्रियाज। अगर ये दोनों हेल्दी हैं आपकी बॉडी के अंदर, आप सच मान लें, आप कभी लाइफ में डायबिटिक पेशेंट नहीं बने। और आपके बॉडी सेल्स एक्टिव रहने चाहिए इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो मैंने संवेदन और असंवेदनशील की बात की थी। अगर आपके बॉडी सेल्स संवेदनशील है, इमीडिएट रिकॉग्नाइज करते हैं इंसुलिन को, तो इंसुलिन इमीडिएट आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर के जाएगी, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड यू विल रिमेन ऑलवेज एनर्जेटिक, नॉन डायबिटिक, हेल्दी पर्सन। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट बन भी जाता है, तो क्या सिम्टम्स आप अपने लेवल पर उसको देख सकते हो। वैसे ये ओल्ड एज प्रॉब्लम कहलाती है, टाइप 2 डिजीज। लगभग ये 45 ईयर्स के बाद जनरली शरीर में आनी चाहिए, पर आजकल ये सब क्राइटेरिया टूट चुका है। अगर मैं आपको आंकड़ा दूं पूरे हिंदुस्तान का, तो आज की तारीख के अंदर लगभग 11 से 12 करोड़, 11 करोड़ के आसपास भारत के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स हैं एट प्रेजेंट। और इससे भी डरावना एक आंकड़ा और देता हूं, 15 करोड़ 15 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया एज पर टुडेज डाटा। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अलग, मैं अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूं। दोज पीपल आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं,
दिल्ली समझते हैं ना? हाँ, रेडी टू एंटर, रेडी टू, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं इस पार्टी। बट एक बात को आप समझिए प्लीज, हम लोग पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा 15 वो है, 10 में 15 जोड़ दीजिए, क्या हालात होगी हमारे भारत की। लेकिन मैं एक बात, अपने 40 साल मुझे योग के अंदर गए हुए हो गए, कई बार मैं आई बिकम सो मच सेंटिमेंटल व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दीज ऑल थिंग्स। जो मुझे अपना नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के व्यापार एक बात कहता हूं, आप लिख लेना ये बात, कि जो लोग प्री डायबिटिक है, अगर वो प्री डायबिटिक का पता होते ही एक्टिव हो जाए, लाइफस्टाइल बदलने और योग की शरण में आ जाए, फूड को थोड़ा चेंज कर दें, मैं गारंटी से कहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को 100% इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बट ये तो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम कितने डिटरमाइंड है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए तैयार नहीं। लेट आपको उठना है, रिच फूड आपने लेना है, रात को होटलों में आपको पहुंचना है, आप अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको मीठा ही पसंद है, मीठा पसंद है तो भैया उसको हजम करने की हिम्मत भी तो रखो, शरीर को हिलाओ, सुबह उठ करके पैनक्रियाज और लीवर के 2-4 आसन खींच के कर दो, फिर देखो आपकी लीवर और पैनक्रियाज अगर एक्टिव रहेंगे तो खूब खाओ, फिर आइसक्रीम फ्लूदा डाल करके, मुझे मेरी बेटी को एक बड़ी पॉपुलर जगह है, वहां गया, मैं खा के आया 70 साल की उम्र में, मैंने कहा मैं खाऊंगा, फ्लूदा भी खाऊंगा, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मैं हजम करूंगा, क्या बुराई है, क्यों नहीं खाएं, खाने के लिए आए इधर, बट उसको हजम तो करो, उसको बीमारी में क्यों बदलते हो भाई? बोर तो नहीं हो रहे? कम आवाज में पूछ रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? जब 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 यूरिन के अंदर गाढ़ा बना जाए, थिकनेस बढ़ जाए, चिपचिपा हो, जैसे यूरिन किया उसके आसपास अगर चींटियां तो तुरंत दौड़ करके आती है, आपको बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है, आपको ज्यादा भूख लगती है बार बार, आपको ज्यादा प्यास लगती है बार बार, थोड़ा सा काम करते नहीं हो थकान महसूस करते हो, आप अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हो, शरीर में कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए तो इतनी आसानी से भर करके नहीं देता, तो आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं these may be the symptoms of this problem। हमें आजकल तो घर पर ही मॉनिटर करने की मशीन आ गई है, एक्यू चेक बोलते हैं उसको, जरा सा लगाया, टक से ही कर लिया, कभी कभार 2-3-4 महीने में मैं भी करता हूँ इस उम्र में। वो बात दूसरी कि ईश्वर की कृपा से गाड़ी ठीक चल रही है, और मीठे का बड़ा शौकीन हूँ, दूसरों को कहता हूँ खाओ मत। और एक बात और बताऊँ, मीठे का शौकीन होते एक मजेदार बात बता रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैंने सफेद चीनी नहीं खाई, बस बंद कर दी अपने घर की चारदीवारी में, 2 चीज नहीं खाऊंगा, ना फ्राइड ना मीठी चीनी। आपके घर आ गए, आपने कभी चीनी की चाय पिला भी दी, और कभी 2 साल में एक बार चीनी की चाय पी ली, तो कोई तूफान नहीं आ गया, बॉडी के पास इतना स्टेमिना है। पर घर की चारदीवारी में अगर इतना मैंने कंट्रोल कर लिया तो फिर बल्ले बल्ले पंजाबी में वर्ड है, मैंने वर्ड ठीक बोला है ना, हिम्मत बढ़ाते रहना, गलत भी बोलूं तो भी बोलो ठीक बोल दिया, तो फिर बोलता तो रहूंगा दिल खोल। आइए कोई बात, अगर मोटे तौर पर बिना एक्सप्लेन किए मैं रीजन बोलूं तो इसलिए सावधान कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, गलत जीवन शैली अगर है तो तैयार रहिए, कभी भी आपके दरवाजे पर ये दस्तखत दे सकती है, दोस्त बन करके आएगी, खिड़की से आएगी, दरवाजे से साथ लेके जाएगी। सेंटेंस समझ में आ रहा है? चुपके से आएगी और शोर मचा करके लेकर के जाएगी। तो लाइफ स्टाइल अपना ठीक करो, डोंट बी इनएक्टिव इन योर लाइफ। एज कोई, कल भी मैं मजाक में लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये बात कह रहा था, अपनी बातें इंटरनेशनल मंच पर, नेशनल मंच पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टिव पर, जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे आप बचेगा। ओबेसिटी, मोटापा हमारा मित्र दुश्मन है, आता है मित्रता। पहले हम रोग समझते हैं, श्रीनगर ओबेसिटी होगा थोड़ा सा रोग पड़ता है, ऐसे चलते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम है। मोटापा अगर शरीर में होगा तो 3-4 बीमारियों के नाम ले रहा हूँ, उनमें से जीवन में कोई ना कोई बीमारी आपको ग्रिप में ले लेगी।
डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और घुटनों का दर्द। आप ये सावधान रहना इस बात से, और ये बात मजाक में नहीं लेना। मैं हंसाता रहता हूँ, पर हंसाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात को सीरियस वे में नहीं कहना चाहता। पर वक्ता का ये गुण होना चाहिए कि वो श्रोता को बोर ना करे। जब तक आपका और मेरा तार नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर मेरा आना और आपका आना ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। जो लोग मीठे के शौकीन होते हैं, जैसे मैंने कहा था मैं भी मीठे का शौकीन हूँ, पर उसमें सावधानी बरत लो ना। उसकी नेचुरल शेप ले लो। नेचुरल शेप क्या है? गुड़ है, शक्कर है, शहद है, आप वो ले लो, मीठे फल ले लो, उससे डाइजेशन बढ़िया रहेगा, एनर्जेटिक बने रहोगे, जल्दी बचेगा, डायबिटिक होने की संभावनाएं कम होगी। आप ऐसे मीठे का सेवन करो। एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। मत अपनी उम्र के साथ गैर समझौता करो। प्रत्याहार दूसरे शब्दों में टू कंट्रोल आवर सेंसेस, और उसमें एक ये जीभ है। अगर जिसने जीभ कंट्रोल कर ली, उसमें दो काम हो जाएंगे। नंबर एक तो गलत बात मुंह से नहीं निकलेगी, नंबर दो गलत चीज खाई नहीं जाएगी। अगर दो कामों के योगी बन गए, आप बड़े योगी बड़े महत्वपूर्ण है। बाकी सभी आपकी सिंगल सेंस है। आपको एक खास बात बतलाऊं, जीभ एक ऐसी है, ये आपका टेस्ट अलग और बोलना अलग, ये दो तरह से कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। आप कभी इस चीज पे विचार करो, और बड़ी खतरनाक भी है। अच्छा एक बात देखो, इसकी सिर्फ लंबाई आपकी 3 उंगलियों के बराबर है, कभी रख करके देख लेना। और ठंडा, गरम, मीठा, कड़वा, खट्टा, केवल ये बताती है। इसके बाद अंदर मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, आपको यहां से कभी नहीं पता चलता। तो अब थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर लो, तो फिर मीठे पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। आपको सुंदर बात मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, आज के जीवन की देख, भाग दौड़, फालतू सोचना, ठेकेदार बनना, चाबी संभाल के रखना नहीं, तिजोरी का ध्यान रखना। 70, 75, 80 साल की उम्र होगी, फिर भी नोटों के चक्कर में फंसे, और भगवान ने इतनी रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज दे रखी, फिर भी चिंता 24 घंटे एक्यूमुलेशन की लगी। एक्यूमुलेशन समझते हो ना? इसकी लगी हुई है। याद रखना, जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, हमारी एड्रेनल एक ग्लैंड है। एड्रेनल समझते हो ना? जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक, जैसे हमारे सर पे टोपी होती है ना, ऐसे टोपी की तरह बैठी रहती है। जैसे उसको ये पता चलता है कि मालिक स्ट्रेस में है, तो वो एक हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके ब्लड के अंदर मिलता है। ब्लड के अंदर मिलकर के इमीडिएटली दिस स्टेरॉइड गिव्स द इंफॉर्मेशन टू पैनक्रियास, और पैनक्रियास को कहता है कि मालिक को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, टेंशन में बैठा है, उसका एनर्जी लेवल नीचे जा रहा है। अब जब एनर्जी लेवल नीचे जाएगा तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिएगी तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मीठे से मिलेगी, मीठे से मिलेगी तो मीठा तब आपका एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन कैसे बनेगा? जब वो आपकी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो वो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, वो जाकर के जो आपको स्टेरॉइड जो है, वो जाकर के पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन छोड़ने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंसुलिन से सामान्य से ज्यादा काम कर रहे हैं। काम तो कुछ कर ही नहीं हो, टेंशन में बैठे हो, पैनक्रियाज का लगा रखा कि तू छोड़ और इंसुलिन, छोड़ इंसुलिन। एक बात याद रखना, आपका स्टेमिना 8 घंटे का काम करने का है, और आपसे मालिक 18 घंटे काम करवाता है। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, फिर क्या होगा? एक न एक दिन शरीर बैठ जाएगा। अगर भैया तेरे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर ये बात लागू होती है, जब स्ट्रेस में रहते हो, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड 24 घंटे पैनक्रियाज को परेशान कर रहा है, उसको उंगली लगा रहा, बना बना बना, तो क्या होगा? एक न एक दिन वो पैनक्रियाज कहेगी, अच्छा ये उठाए 2 हाथ, और जैसे ही 2 हाथ उठा लिए उसने, तो इंसुलिन बनना, आप क्या बन गए? समझ लेना ये बात, इसको लाइटली नहीं लेना। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो शायद इन बातों को इतना एक्सप्लेन नहीं करते। इंडिया में आपसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन वहां पर भी करते क्या है? एक बार मैं किसी एक डायबिटिक पेशेंट है, इंडिया का माना हुआ, उसके बाहर
वेट कर रहा था किसी पेशेंट को दिखाने के लिए। 3-3 घंटे में नंबर आता है। एक महिला का 2.5 घंटे में नंबर आया। 1500 रुपये फीस थी, 1500 रुपये फीस थी। और उसने, डॉक्टर ने उसके पुराने पर्चे पर लिख दिया रिपीट, REPEAT, रिपीट। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड में बाहर गेट पे खड़ी होकर के बोलती है मुआ। रुपये लिखते 1500, सेकंड दिखते 30। पंजाबी में बोला था। अब उनको आप शब्दों में आप देख लेना। वो डॉक्टर को कह रही है कि मर जाना। 1500 रुपये लेके 30 सेकंड। ये मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मतलब मन गढ़ंत नहीं है, बिल्कुल आप अपने कानों से सुनी बात बता। पर जो मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहा हूं, ये आपकी पैनक्रियाज को इतना बेकार बना देता है कि, और आयु बढ़ना, ये तो आपके हमारे जितने यहाँ बैठे, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ अस वी आर सीनियर सिटीजन। मैं ठीक कह रहा हूँ ये बात? मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल। तो आयु बढ़ने के कारण, जैसे मकान पुराना होता है, साइकिल पुरानी होती है, कार पुरानी होती है, तो क्या वैसे काम करती है? बोलो 2 महीने पुरानी कार और 10 साल पुरानी कार जब सड़क पे दौड़ती है बराबर होती है कि जब 2-3 महीने पुरानी कार हो दौड़ाओ, अगर कहीं से आवाज आ जाए तो। लेकिन अगर कोई 10 साल पुरानी कार दौड़ाएगी तो पता ही नहीं चलता आवाज डिक्की से आ रही है कि इंजन से आ रही है कि खिड़की से आ रही है। तो हमारे शरीर में भी तो आवाजें आती है इस उम्र में। कभी घुटने से आती है, तो कभी कंधे से आती है, कभी गर्दन से आती है, तो कभी कहां से आती है, कभी पैनक्रियाज से आती है, तो लीवर से आती है, तो कभी हार्ट से। नहीं आती क्या? तो आयु बढ़ने के साथ सिस्टम स्लो हो जाते हैं। सिस्टम स्लो होते हैं तो ये भी एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज और लीवर, ये भी अपने काम करने की क्षमता कहीं ना कहीं खोने लगती है, जिसकी वजह से हम डायबिटिक पेशेंट्स बन जाते हैं। और पैतृक कांड में क्या होता है? हेरिडिटरी होता है, पेरेंटल। जैसे हम माता पिता, मैं कई बार कहता हूँ कि देखो भाई, अगर हम माँ बाप के पास अरबों रुपए हो तो उस अरबों रुपए के मालिक, यहाँ तो मुझे नहीं पता, पर इंडिया में कौन बनता है? बच्चे बनते हैं। अरबपति का बेटा अरबपति, करोड़पति का बेटा करोड़पति, और मधुमेहपति का बेटा मधुमेहपति। आपको समझ में आई बात? ये क्या करते हैं हम? बच्चों को भी वसीयत में दे जाते हैं। ये पैतृक दोष भी बनता है, इस बात को जरूर समझना चाहिए। और एक कारण ये भी है, when we do not practice yoga daily। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर पेरेंट्स भी अगर डायबिटिक रहे हैं, अगर बच्चे को, यंगस्टर जब है बच्चा, यंग एज में, टीन एज में है, अगर उसको अगर आप योग की लत डाल दोगे तो पूरी जिंदगी बढ़िया जिंदगी जी करके जाएगा, उसको कभी भी डायबिटिक नहीं बनना। तो जा दो ना थोड़ा ऐसे आप सीरियस बैठे रहोगे तो मेरी हिम्मत कम होती रहेगी, मैं सोचूंगा आप बोर हो। आना जी 11:15 में फिनिश कर दो। 11:15 पे या 11:30? 11 बजे 11 बजे बंद करो। 11:15 पे आप कैसा, आप कुछ नहीं, आप अपने यहाँ के टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। 11:15 तक चलेगा। थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। 11 बजे कहोगे तो मेरे देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है? कुछ बातें, इसके साइड इफेक्ट्स। नंबर 1, गुर्दा। 3-4 बातें बता रहा हूँ। पैर, एक मैं यहाँ हाथ रखूंगा, एक हार्ट पे हाथ रखूंगा, एक किडनी पे हाथ रख रहा हूँ, एक आंखों पे हाथ रख रहा हूँ, और एक पैर। ये वैसे तो कहीं किसी भी सिस्टम को डैमेज कर सकती है, पर ये मेजर चीजें। सबसे पहले मैं गुर्दे की बात करता हूँ। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके रक्त के अंदर मीठा ज्यादा होता है। उस मीठे को एक्सेस, कोई भी ब्लड के अंदर एक्सेस चीज हो जाएगी, उसको यूरिन ही फिल्टर करने का काम करता है। कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी आपका कोई भी कैल्शियम, फॉस्फेट, कुछ भी अगर कम ज्यादा हो जाए तो आपका यूरिन सिस्टम उसको ठीक है। तो जब मीठा ज्यादा हो जाएगा तो उसको कैसे शरीर से बाहर करेगा? शरीर पेशाब। अब आपके जो गुर्दे के जो छन्ने हैं, क्या वो फिल्टर करने का काम करते हैं? जैसे चाय छालने की छन्नी देते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ऐसे आपके किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। तो बार बार मीठा उन नेफ्रॉन से टकराता है 24 घंटे एक्सेस। एक बात याद रखो, अगर एक मुट्ठी में चीनी की कहीं डाल दूं जमीन पे और उस पर फिर 4-6 घंटे के बाद देखो वहां पर क्या हाल होता है गर्मी के महीने।
तो बिल्कुल वही हालात आपके नेफ्रॉन्स की हो जाती है, किडनी के उन छन्नों की हो जाती है, और धीरे धीरे छन्ने डैमेज होते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरे छन्ने डैमेज हो जाते हैं तो आपका क्रिएटिनिन, आपने एक वर्ड सुना होगा, और एक ब्लड यूरिया, तो वो क्या करता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो केस नेफ्रोलॉजी का बन जाता है। जब नेफ्रोलॉजी का बन जाता है तो डॉक्टर एक दिन कहता है कि अब आपको आर्टिफिशियल किडनी लगा करके इसको फिल्टर करना पड़ेगा, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इंडिया इट इज सो कॉस्टली। एक टाइम पर 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। महीने में हफ्ते में 2 बार करवाना होता है, और महीने में 2 चुके 8 या 10 बार होता है। 8 बार भी लगाओ तो 80,000 तो वो लग गया, और 80,000 और खर्चा लगा लो, 1,60,000 रुपये महीना। जब डायलिसिस के ऊपर खर्च होगा, अगर पेशेंट 10 साल भी जीता है तो मकान तक बिकवा करके चला जाता है, जीवन आदमी भी नहीं बचता और पैसा भी चला गया, आर्थिक दृष्टि से भी टूट जाता है। आपने ऐसे केस सुने भी होंगे, ऐसे मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, आपको लगे कि बात ऐसी फेंकी जा रही है तो पकड़ लेना। एक लीवर फैटी हो जाता है। लीवर फैटी कैसे होता है, आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। There are main 2 sources of energy in your body. One is called carbohydrate, another is called fats. But first source is sugar, carbohydrate. लेकिन जब आपका इंसुलिन काम नहीं करता, आपकी पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करती, जब आप डायबिटिक हो जाते हो तो योर carbohydrate is not being converted into energy. Then what happens? Body needs energy, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती। देन बॉडी क्या सर्च करेगी? सेकंड सोर्स की तरफ जाएगी। सेकंड सोर्स क्या है? फैट्स। अब बॉडी फैट्स मांगेगी, और आपकी बॉडी के अंदर बॉडी ज्यादा फैट्स बनाना शुरू कर देगी। अब ज्यादा फैट्स बॉडी बनाएगी तो फैट्स जहां एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है, और आपके ब्लड में फैट्स का लेवल, वसा का, चिकनाई का लेवल बढ़ जाएगा। अब चिकनाई, अगर आप चिकनाई हाथों से यूज करोगे तो हाथ भी तो चिकने, तो आपकी ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स के ऊपर, on the inner walls of your blood vessels, the thickness will start to increase. The thickness will start to increase. आपकी वो blood vessels मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, और जब मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, उसी को चर्बी, उसी को फैट्स, उसी को आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो। वो कोलेस्ट्रॉल जब आपकी ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स के ऊपर हो जाएंगी तो आपकी इनर वॉल्स टाइट हो जाएंगे, ब्लड फ्लो अगर वहां कम होगा तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर से। जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करेंगे, ज्यादा का बोलते हैं हाई प्रेशर का मतलब दबाव, बीच में लगा दो ब्लड, तो क्या बन गया? हाई ब्लड प्रेशर, बीमारी आ गई। एंड द सेम थिंग इफ हैपन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ योर हार्ट, द सेम थिंग इफ हैपन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ योर हार्ट, तो थिकनेस वहां पर भी बढ़ेगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। और जब ब्लॉकेज हो जाएगी कॉर्नरी के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इफ सम पार्ट ऑफ दिस फैट्स व्हेन विल डिपॉजिट इन लीवर, देन व्हाट विल बिकम? लीवर विल बिकम फैटी। और सिमिलरली अगर ये फैट्स डिपॉजिट हो ही गए कहीं, और उसमें आपके ब्लड वेसल्स के अंदर की थिकनेस के कारण, तो उसमें से कोई टुकड़ा टूट करके और बह गया वहां से, और बहते 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 अगर आपकी ब्रेन की किसी आर्टरी या कैपिलरी में फंस गया तो क्या होगा? आगे आप समझ रहे? ब्लड क्लोटिंग का क्या परिणाम होता है? यही नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम के कारण आपके पैरों की जो, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम बोलते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है? तो दे वेरी थिन वेसल्स इन योर फुट एरिया, और उसके अंदर से जब ये मीठा लेकर के ब्लड जाता है तो वो इनको डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे कि पैरों से फिर गंदा खून की वापसी नहीं होती और आपके पैर सूजने शुरू हो जाते हैं। पैर, और पैरों में कोई घाव बन जाए तो घाव भर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रचुर मात्रा में पहुंच ही नहीं रहा है, तो गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है, सड़ने शुरू हो जाते हैं अंगूठी और उंगलियां, और जब वो सड़ते हैं उसको गैंग्रीन बोलते हैं। और डॉक्टर को अंगूठा पहला काटेगा, फिर दूसरा काटेगा, फिर तीसरा काटेगा, और आपने ये बीमारी सुनी होगी। This is the result of diabetes. Only not this. You see, sometimes this carbohydrate part जब आपकी इन्हीं वेसल्स को, आइस की वेसल्स को जाकर के डैमेज करता है, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। कितना आप
देखिए एक छोटी सी बीमारी ने कितना वो करती है। इवन यहाँ तक इफ यू गो इन डिटेल यू विल सी दैट द इम्यूनिटी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स कम्स डाउन वेरी फास्ट। उसकी प्रतिरोधक शक्ति तो उससे क्या होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन में आना शुरू हो जाता है। तो बॉडी का जो स्टेमिना होना चाहिए वो स्टेमिना कई बार नहीं हो पाता। इतनी बातें सुन ली क्योंकि टाइम अलाउ नहीं करेगा। थोड़ा सा कैसे करें इसको मैनेज, प्रश्न तो यही उठेगा ना। कथा तो कितनी भी सुन लो तो उसको कंक्लूड तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, वरना आप कहोगे हांडा जी ने पता नहीं किसको, मैडम जयस ने पता नहीं किसको लाके बिठा दिया मंच में, छोड़े नहीं हमारे को। मुझे तो अगली बार के लिए भी तो ग्राउंड बना के जाना है, जब अगली बार आऊँ फिर भी ये तो हम डुगडुगी बजाते हैं कि आप आओ हम तमाशा दिखाएंगे, पर पर्पस तो ये है कि तमाशा दिखाना पर्पस नहीं है, कैसे हम हेल्दी लाइफ जिए पर्पस ये। भारतीय योग संस्थान वास्तव में बड़े सच्चे मन से वी आर ऑपरेटिंग 4,500 योग सेंटर्स इन 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 60 सेंटर्स इन 10 कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया। नो फीस नो डोनेशन। इस कलयुग के अंदर कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, लेकिन जो चलाता है वही जानता है। चलो मधुमेह की बुक्स लाए हो आप यहाँ पे? जी लाए। ये जो मैंने लेक्चर दिया है इसके ऊपर मैंने पूरी बुक लिखी है, तो वो तो इससे भी ज्यादा डिटेल में होगी, उसमें तो 100-125 पेज होंगे। कितना खुल करके मैंने अपने मन की बातें रखी होंगी। तो यहाँ कितनी है, 5-7-10 किताबें होंगी, बैठे आप हैं 5-6 किताबें खत्म हो गई पहले। तो जितनी भी हैं आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ले लेना, बस और क्या कर सकता हूँ। कोई और बुक है इसमें 101 रोग और योग है, वो भी खत्म हो गई। ये बुक जो बोन्स की प्रॉब्लम पर है, ये ज्वाइंट्स पेन पे, ये मैंने अभी हाल ही में लिखी है इसी साल। इसकी डिमांड इतनी है कि ये स्ट्रोक में 80% आउट ऑफ स्ट्रोक ही रहती है। आइए इसके थोड़ा सा उपचार के बारे में बात करते हैं। देखो एक बात सत्य है, किसी भी पैथी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर पैथी अपनी जगह पर अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। एलोपैथी की भी इंपॉर्टेंस है, होम्योपैथी की भी इंपॉर्टेंस है, नेचुरोपैथी की भी इंपॉर्टेंस है, योगापैथी की भी इंपॉर्टेंस है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरा श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर एक 3 दिवसीय ये शिविर होगा, वहाँ जम्मू स्टेट के लोगों का। वहीं से मुझे अपनी टिकट आज सुबह ही कैंसिल करवानी पड़ी, एक दिन प्री मैच्योर आना पड़ा। एक जिसमें कि एक हमारा नेशनल मंच है आयुष मंत्रालय की तरफ से। तो आज सुबह 5:22 पर मुझे फोन आया, तो मैंने अपनी टिकट बुक करवाई दिल्ली में आकर के। भारत मंडपम आपने जगह सुनी होगी, अभी बनी है, जिसमें अभी कौन सा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ था इंडिया में, सब हेड्स ऑफ ऑल कंट्रीज पहुंचे थे, G7। तो उसके लिए वो बनाया गया था। इसमें मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, जिसमें कि हम सभी पैथियों वाले मिलेंगे, योगा वाले ना, आपका नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी। अब मेरा अगर यहाँ भगवान ना करे टांग टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो बताओ आसन काम करेंगे, प्लास्टर काम करेंगे, तो प्लास्टर काम करेगा ना। हर पैथी की इंपॉर्टेंस है। अगर सब आपस में मिलकर के पॉजिटिव थॉट के साथ एक अच्छा इलाज दे दें पेशेंट को, तो पेशेंट बहुत जल्दी अपने आप को मैनेज कर सकता है। बस दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि हमारी इंग्लिश दवाइयों का हमें ये नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। हम कोशिश करते हैं इंग्लिश दवाइयों से डायबिटीज को मैनेज करने की, लेकिन जब लंबे टाइम तक हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो यह भी सत्य है कि कोई ना कोई वो अपना साइड इफेक्ट छोड़ करके जाती है। और जब हम योग की और नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो हम इसमें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और धीरे धीरे आप अगर उसको ठीक ढंग से, सच्चे मन से अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको धीरे धीरे आपका सिस्टम मजबूत होने लग जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है, आपके अंगों की, आपके ऑर्गन्स की मसाज होने लगती है, आपके ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता बढ़ने लगती है, आपके ऑर्गन से निकलने वाले हार्मोन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होने लगती है। ये तो नेचुरली है। जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं, जो योग करते हैं, उनके काम करने का और उनकी कार्य क्षमता और उनकी एक्टिवनेस बराबर होती है क्या दूसरों के? नहीं होती, क्योंकि उनका ऑर्गन सिस्टम और उनके बाकी सिस्टम जो है ना, बॉडी के सीक्रेशन, बॉडी के हार्मोन्स एक अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण से बड़े समरूप और बैलेंस्ड होते हैं। तो जब हम योग करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के ये अंग पुनर्जीवित होने लगते हैं।
यही बात आप अपने पैनक्रियाज और लीवर के ऊपर लागू कर दो। अगर आप लीवर और पैनक्रियाज से संबंधित कुछ आसन और प्राणायाम हर रोज करो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा भोजन ठीक कर लो, थोड़ी सी ठेकेदारी कम कर दो। ठेकेदारी कम करने का मतलब समझते हो ना? हाँ, थोड़ी सी ठेकेदारी कम कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल नीचे ले आओ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। आपकी जो बीटा कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, वो काम करने लग जाएंगी, आपकी इंसुलिन की गुणवत्ता बढ़ने लग जाएगी, आपकी इंसुलिन की मात्रा सही होने लग जाएगी, आपकी बॉडी के सेल्स सेंसिटिव बन जाएंगे। किसके लिए सेंसिटिव बन जाएंगे? इंसुलिन को पहचानने के लिए। देखो, मेरे को पिछले साल तो आपने इस कॉम्प्लेक्स में बुला करके ऐसे सत्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप मुझे पहचानते हैं, और जैसे पहचाना तो आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। तो पहचान तो बड़ी ताकत रखती है। तो बॉडी के सेल्स अगर इंसुलिन को पहचानेंगे तो बड़ी ताकत बनेगी बॉडी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आप जब रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो आपकी एक चीज और मैं बतलाऊं बीच में, जैसे मैंने आपको कहा था, जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी दो तरह से बचाती है। एक तो लीवर अपने पास स्टोर करता है, एक कुछ मसल्स भी अपने पास शुगर को स्टोर कर लेते हैं। और जब आपके पास शुगर लेवल कम होता है तो ये मसल्स और लीवर जो है ना उसको रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर, ताकि आपकी जान बचे। तो जब आप रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो आपके मसल जो है ना स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, अगर कभी आपने खा भी ली शुगर, आइसक्रीम फ्लूदे वाली खाई गया, तो आपकी बॉडी उसको अपने पास स्टोर कर लेगी, और जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी वो छोड़ करके आपका ग्लूकोमीटर इतना बढ़िया काम करेगा कि आप कभी डायबिटिक पेशेंट बोल दो आगे। आप जब रेगुलर योगा अभ्यास करेंगे आपका पाचन बढ़िया होगा, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और जब आपके पाचक अंग स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने शुरू में बिल्कुल इस वार्ता को शुरू किया तो कहां से किया था कि डायबिटीज इज नथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये चयापचय का रोग है, ये भोजन के डाइजेशन से सीधा रिश्ता रखता है। जिसका पाचन बढ़िया है, जिसका निष्कासन सहज है, उसको कभी भी ये बीमारी बोलो नहीं हो सकती। तो जब आप पेट के आसन करेंगे, हस्तपादोत्तानासन है, या आपका सर्पासन है, या आपका शलभासन है, या आपका मंडूक आसन है, या लुढ़कना आसन है, बहुत से ऐसे आसन हैं जिन आसनों का अगर अभ्यास करेंगे तो आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। आपकी पैनक्रिया से संबंधित मैं 2-3 आसन भी लास्ट में करके दिखा दूंगा यहीं बैठे बैठे, ताकि टाइम कम लगे और काम भी हो जाए और टाइम भी मैनेज हो जाए। जैसे कि इसमें मैं 2-3-4 आसनों का अभ्यास अगर मैं आपको बताऊं, आप इसके लिए कहाँ जाएंगे बाद में? भारतीय योग संस्थान का यूट्यूब चैनल, भारतीय योग संस्थान रोहिणी, उसमें अगर आप जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा योग निरोग। योग निरोग में जाओगे तो वहां पर मेरा डायबिटीज पर, हार्ट पर, हड्डियों पर, हर चीज पर मेरे 100 से ऊपर एपिसोड है। हर बीमारी के ऊपर मैं खुद बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में हमारे जो शिक्षक इंस्ट्रक्टर्स हैं वो योग करके दिखा रहे हैं। ये लोकसभा टीवी पर मेरा 3 साल प्रोग्राम आया था, सारी वीडियोज उसमें डाली हुई है, आप उसमें से खोल करके देख सकते हैं। अगर कोई आसन और प्राणायाम देखना है, उसकी भी सीरीज है उसके अंदर आसन प्राणायाम की भी, वो भी आप देख सकते हो। किसी ने इंग्लिश में देखनी है तो एक्सप्लोर योगा नाम की सीरीज है, जिसके 186 एपिसोड है, आप उसको देख सकते हो। इसको बता दो जरा, भोजन के लिए भी बताएं। सुपाच्य और सात्विक भोजन लेना है, रसोई में बना हुआ भोजन लेना है। मुझे मालूम है यहाँ पर थोड़ा बाहर का टेस्ट भी काफी हाथ लगता है, ज्यादा लगता है। उबली हुई सब्जियां, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हमें ज्यादा लेनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को खट्टे फलों की तरफ जाना चाहिए। कौन कौन से फल ज्यादा फायदेमंद है? बेर मिलता है या नहीं मिलता? अमरूद मिलता है, अमरूद ले लो, कोई बात नहीं। जामुन मिलता है या जामुन नहीं मिलता? अच्छा, कोई बात नहीं, वो लेना चाहिए। ऑरेंज वो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक जो ब्लैकबेरी है वो तो खूब, वो बड़े अच्छे हैं। सलाद दबा करके खाओ। स्प्राउटेड तो खा ही सकते हो, पकड़ लिया मैंने। आप स्प्राउटेड खाओ, और स्प्राउटेड में चने का स्प्राउट ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। और मल्टीग्रेन आटा तो यहाँ मिलता है ना? मल्टीग्रेन आटे का खाना, मीठे फलों को थोड़ा सा अवॉइड, डिब्बाबंद भोजन, डीप फ्राइड भोजन नहीं खाना। डीप फ्राइड समझते हो ना? हाँ, पकोड़े तल के, पंजाब वाले पकोड़े, वो नहीं खाना। आपको एक सुंदर बात बतलाता हूँ,
मेथी मिलती है या मेथी, मेथी, और मेथी को क्या करो, मेथी के बीज में जो साबुत मेथी होती है उसको आप 1/3 चम्मच बस रात को पानी में भिगो दो ओवरनाइट। उसके बाद फिर उसको बाहर छोड़ दो 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा नीचे रहता है तो वो भी हल्का सा स्प्राउट हो जाएगा। उसको खाओ चबा चबा, बहुत बढ़िया चीज आपको। करेला तो यहाँ मिलता है, करेले की सब्जी स्वाद वाली नहीं, सिंपल वाली बनानी है जिसमें मेथी 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 दाना, देखो छोटा दाना होता है वो। सुनिए 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 सुनिए, देखो मैं तो ये कह सकता हूँ एक हल्का सा लाइट येलो कलर रहता है उसका। कोई बात नहीं, हम ही देंगे, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। जो बहुत छोटा दाना होता है, लाइट येलो कलर का होता है, छोटा होता है, उसको स्प्राउट करके खाओ, ठीक हो गया। और ठीक है ना, करेला प्लीज मेरे बात को पूरा कर लें। स्प्राउट नहीं होता कह रहे हैं। नहीं स्प्राउट होता है, मैं खाता हूँ। नहीं स्प्राउट होता है, कैसे बताऊं? खेती नहीं होता बच्चों में रह जाता बड़ा। कह रहे हैं 1 घंटे बाद नहीं हुआ। 1 घंटे बाद कैसे हो जाएगा? तो कह रहे 1 घंटे में नहीं हुआ। नहीं टाइम लेगा, जितना लो टेम्परेचर होगा, जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टाइम। कपड़े की भिगो के रखना है। हाँ, सूती कपड़े में जिसमें छेद हो उसके अंदर रखो, या स्पेशल एक जार मिलता है बाजार में जिसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, बाजार में मिलता है स्प्राउट करने वाला है। उसके बाद आगे चलिए, करेले की सब्जी, लेकिन स्वाद और तली हुई नहीं, सिंपल काट करके बनाना है कड़वेपन के साथ, उसको लीजिएगा। एक आपको, मुझे नहीं पता क्या क्या मिलेगा, मैं आपको एक फार्मूला बतला रहा हूँ, जिन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड हो जाएगा। बेजल, बेजल एक तुलसी का ही रूप होता है। बेजल, करी पत्ता, करी पत्ते के एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ लगभग 50 पत्ते, बेजल के लगभग 20 पत्ते, गिलोया, गिलोय समझते हैं ना, गिलोय की जो डंडी है उसमें से लगभग कोई 2-3-4 ग्राम उसका गुद्दा अंदर का वो निकाल लें। तुलसी के लगभग 10 से 15 पत्ते। एलोवेरा, गिलोय की तो डंडी होती है, सॉरी 3 इंच लंबी, इतनी लंबी, थोड़ा कूट करके फिर ग्राइंडर में डालना है। और एलोवेरा और एक आंवला, इसको सुबह ग्राइंड कर लो 1 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से, फिर उसको छान लो, छान के उसमें 1 कप पानी और मिला दो, आधा गिलास सुबह खाली पेट पीना है। और उसके 1 घंटे पौना घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। ये बहुत बढ़िया एक आपको नेचुरोपैथी बताई है इस पेशेंट के लिए, बहुत बढ़िया है। दूसरा, दिनचर्या को व्यवस्थित रखो और प्रतिदिन योगाभ्यास करना। योगाभ्यास की बात मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन रात को खाना खाने के 20 मिनट बाद स्लो 30 मिनट की वॉक करो, 25 से 30 मिनट की स्लो वॉक, 2500 से 3000 स्टेप्स, क्योंकि रात के खाने के बाद ये सैर बड़ी जरूरी होती है। हम क्या करते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, 11:30 बजे पढ़ के सो जाते हैं। वो ऑर्गन्स बेचारे अभी एक्टिव भी नहीं हुए और मस्तिष्क को सुला दिया, उसको आदेश ही नहीं मिलना सिक्रेशंस का, और वो भोजन सड़ता है, वो हमारी डायबिटीज को और बढ़ाता है, बात याद रखो। और वो भी भोजन करने के 20 मिनट बाद जाना है, तुरंत नहीं जाना बात के ऊपर, ये बड़ा जरूरी है, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स को प्राइमरी जूस छोड़ना था वो छोड़ दें। उसके बाद आप दूसरा काम। और बाकी मैं क्या बताऊं, बाकी तो एक ही कहूंगा, खुश रहा करो। मैं कुछ 2-3 आसन आपको बता दूं तो फिर मैंने कहा देखो लेक्चर आप सुनोगे, मैं भूखा क्यों रहूं, मैंने काम करना। आइए, एक है वक्र आसन, खाली पेट ही करना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। ऐसे बैठे, ये कहलाता है दंड आसन, ये मोड़ा और यहाँ रख दिया, ये मेरा यहाँ आ जाना चाहिए, कोशिश तो करो कि यहाँ आ जाए। अब इस हाथ को यहाँ से ऐसे करना है, ये हाथ यहाँ से उठाया और ये कर दिया, और ये पाँव पकड़ा और ये रखा जमीन, बॉडी को घुमाना है। ये देखिए, मेरा जो मेरा थाई वाला भाग है, इससे मैं लीवर को पूरी तरह दबाएगा, जितना घूमूंगा इधर उतना ये कोहनी मेरी थाइस को इधर दबाएगी, जैसे इधर दबाएगी मेरे लीवर की मसाज होगी। इसका उल्टा कर दो, ये थाई जब उल्टी दिशा में करूंगा तो
तो इस हिस्से को दबाएंगे। मेरी पैनक्रियाज के ऊपर ये हाथ रखा है। हर रोज अगर आपने 10 सेकंड इधर रुक गए, 10 सेकंड इधर, या 15 सेकंड इधर, 15 सेकंड, 30 सेकंड लगती है सिर्फ। 1 मिनट लगा लो, अगर 1 मिनट इसको दे दोगे तो ये आपके दोनों लीवर्स का सीधा इलाज है। ये बात समझ में आई है? अब आइए उधर आकर्षण आसन। उधर आकर्षण आसन में हम ऐसे बैठते हैं, और बात को मतलब भी समझना। अब ये अंगूठा, ये घुटना मेरा और यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसको ऐसे पकड़ूंगा, इस साइड से इस हिस्से को दबाऊंगा, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। मेरे ख्याल में मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी पैनक्रियाज पर प्रेशर आ रहा है, जैसे मैं रिवर्स करूंगा तो मेरे लीवर पर एक लेफ्ट राइट, एक राइट है। बिल्कुल डॉक्टरी है ये, और साइंटिफिकली है। आज जमाना यंगस्टर्स हमारे साथ लगेंगे नहीं जब तक उनको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं करेंगे। ये तो बुजुर्गों का काम है। ये उठा यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, और ये देखो दोनों पैर आपके सामने है मेरे। करवाने में आप डेमो वहीं पे कर। इसको बोलते हैं उदर आकर्षण आसन। एक होता है योग मुद्रा आसन। कब्ज के लिए हाँ, लेकिन इससे मैं सिर्फ डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। मैं उसको डाइजेशन और एक्सक्रेशन बिकम ऑटोमेटिकली द पार्ट ऑफ दिस डिजीज। अगर दोनों ही आपके ठीक है तो आप इस बीमारी से बचेंगे। ये देखिए, ये उठाया, ये लिया, ये लगाया यहाँ पर, और अंगूठा टक नीचे, और ये लिया, ये देखिए, ये पकड़ा और उस एडी के पास लेके जाना, ये गया, और ये अंगूठा। वैसे पद्मासन इसी को बोलते हैं। पद्मासन भी आपको दिखा दूं। पद्मासन वैसे बोलते हैं किसको? जब तक शरीर की गठरी ना बन जाए वो पद्मासन क्या। ये लगा के अंगूठा अंदर, उंगली को रैप करो इसके ऊपर, पीछे ले जाके इसको ऐसे पकड़ लो, बॉडी सांस भरो, आगे लेके जाओ। अभी थोड़ा खाना खाया, बार बार कह रहा हूं मैं, खाली पेट करने का मजा ही अलग आता है। फिर धीरे धीरे अगर ये आसन पूरा लग गया तो ये जो एड़ी है ना, एड़ी और अंगूठे तक का भाग, ये मैं पूरे हिस्से को ऐसे दबाएगा, पूरी मसाज हो जाएगी। जो ये नहीं कर सकते वो मंडूक आसन कर। वो तो इसका हिस्सा अलग ही है, मंडूक अलग है, आएगा वो। ऐसी अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो मेरे उस पे है, वीडियो पे आप उसमें देख सकते हो। जैसे मंडूक आसन बतलाया हमारे अश्विनी जी ने, इससे अगला था। अगर ये शांत रहते तो उसका नंबर वैसे ही पढ़ना था। पद्मासन लगता नहीं है यहाँ पे इसलिए। हाँ भाई, मेरे को सारी उम्र हो गई ये खेल खेलते हुए। आई नो क्या, आई नो, मुझे पूरा नॉलेज है। ये भी कौन सा हर आदमी का लगता है, घुटने बैठे हुए लोग। हाँ, मेरे से क्या क्या पूछोगे, वो तो हर जगह निकाल दूंगा कमी तो। पर जब पॉजिटिविटी के साथ बात कहेंगे तो वहाँ कमी कम निकाल लें। जब आप YouTube चैनल पे जाएंगे, वहाँ कहा जाएगा इस आसन को करते समय, जिनके घुटनों में दर्द है कृपया वो इस आसन को ना करें। आएगी इंस्ट्रक्शन मेरी वहाँ पर। वहाँ मैंने हर सावधानी के साथ हर आसन को समझाया। ये देखिए, इसके अंदर ना आप बुक के ऊपर मत जाओ। इस बीमारी वालों को क्या करना है, बस ये हाथ यहाँ ना करके बल्कि थोड़ा सा आप इसको ऐसे करो, यही वाला पोज करो। जैसे ये पोज करोगे, श्वास बाहर निकालते हुए आगे जाओगे, तो इसको ऐसे झुकना, माथा ऐसे नहीं करना, माथा ऐसे करना। और आपने जितना दबा सकते हो ना इसको, अंदर दबाओ, वहां से दबा कर दो इसको। आपको किसी को घुटने बैठे हो और किसी का पेट मोटा हो, कोई बात नहीं, आपको एक बढ़िया चीज बतलाता हूँ। और बाकी 3-4 आसन हैं इसमें, वो नोट करना चाहो तो कर लो। त्रियक भुजंग आसन है, लुढ़कना सर्पासन है, शलभ आसन है, और पवन मुक्त आसन है। आप ये आसन कर सकते हैं। पर एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ, हर रोज खाली पेट हमें करना क्या है। अभी समय तो पेट खाली है नहीं, बस ये यहाँ रखना है। आप बिल्कुल खाली पेट, मोशन जाने के बाद जब आंतें भी खाली हो तो ऐसे झुकना है, और इसको कम से कम भी 40 दफा, 25 दफा, 30 दफा आगे पीछे करना है। फिर इस घुटने को आगे निकालना है, इसको पीछे निकालना है, थोड़ा सा बॉडी को ऐसे करना है। अब इसको फिर इस टाइम में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि
स्टमक पूरा फुल है, और फिर इधर। अगर आप ये 20-20 राउंड में लगा लोगे, 60 राउंड, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की पूरी मसाज हो जाएगी। ये बात समझ में आई? और ऐसे ही हमारा उड़ियान बंद है, हमारा एक महाबंद मुद्रा है, उड़ियान बंद मुद्रा है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैनल पर। उनका अगर आप अभ्यास करेंगे और कुछ और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे कि एक ध्यान और शवासन की बात ले लो। जब ध्यान और शवासन करते हैं, वो कहेंगे इसका इस बीमारी से क्या लेना, उससे आप मेंटली रिलैक्स होते हो। जब मेंटली रिलैक्स होते हो, स्ट्रेस लेवल बोलो नीचे। जब स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा तो एड्रेनलिन कभी भी प्रेशर नहीं बनाएगी किस पर, पैनक्रियाज के ऊपर, कि तो इंसुलिन ज्यादा बना। स्ट्रेस तो डायबिटीज के साथ सीधा संबंध रखता है। इसलिए थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ो, मेडिटेशन करो, शवासन करो, योग निद्रा करो, और तो और दूसरों की सेवा करो, बिना किसी बदले की भावना के। अगर मैं यहाँ पर आऊं इसलिए कि मुझे यहाँ कुछ मिले, तो ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। लेकिन आप बिना इस भाव से कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना है, जब आप इस भाव से भी अगर काम करते हो सोसाइटी में दूसरों के लिए, तो आप यकीन मानिए इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जब आप सेल्फिश लेस बन करके काम करते हो, और निस्वार्थ सेवा जो होती है वो प्रभु का कार्य होता है, उससे आपका बॉडी सिस्टम वैसे ही बैलेंस हो जाता है, वो भी इस बीमारी को ठीक करने में सहयोग देता है। आपने तो ये भी पूछ रहे थे कि आसन को बताओ ना कि ये आसन करो, इसका फायदा क्या होगा? हाँ, तो फायदा तो आप लिटरेचर भी मंगवाओगे इंडिया से, अश्विनी जी को कह करके आप लिटरेचर पढ़ोगे तो हर चीज का फायदा नुकसान दिया होता है। सावधानी क्या है, इफेक्ट्स क्या है, विधि क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हमारा सारा लिटरेचर बहुत साइंटिफिकली तैयार किया जाता है, बहुत साइंटिफिक। किसी ने कोई बात पूछनी है पूछ लो, ताकि फिर इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है कि आप 16 घंटे या 16 घंटे से ऊपर जब फास्टिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप ये बात समझिए। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, आपने अंदर एनर्जी देनी बंद कर दी, तो उस समय बॉडी क्या करती है, बॉडी आपके जहां जहां पर भी फैट्स जमा होते हैं ना, उसको निकालना शुरू कर देती है, और उस फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। जैसे आप कमा ना रहे हो, तिजोरी में पैसे रखे हो, फिर क्या करते हो आप जब नहीं कमा रहे हो, बोलो तिजोरी से निकाल, तो तिजोरी हल्की हो जाएगी या फैट्स हल्का हो जाएगा, बस बिल्कुल वैसे। सेम खेल। आप एक बात बताओ, एक हमारे यहाँ इंडिया में पता नहीं वो नाम आप बताओगे, एक महीना पड़े रहे थे उस पे कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, वो कौन थे वो, अन्ना हजारे, तो उनको 6 किलो 8 किलो वजन कम हो गया था। तो फास्टिंग का जो परिणाम था, उसका फैट्स खा गई बॉडी, फैट से बॉडी खा गई। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है ये 24 घंटे फास्टिंग, क्योंकि विषय कुछ और था। कभी आप कहते हो देश राज्य कह के गए रात से जो है ना उठा के फास्टिंग शुरू कर दें। डायबिटिक पेशेंट्स को सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक लेडीज में करवा चौथ का व्रत भी मना है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि वहां पर पानी तक नहीं पीते। डायबिटिक कोमा एक होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको चाहिए बात। और एक कहावत है ना, नीम हकीम। आप क्वेश्चन पुटअप करो, लेकिन उसको आपने बताया था ना, जो फैट जो जाती है, तो फैट आपकी बॉडी काम कर रही है, अगर फास्टिंग कर रहे हैं, हाँ, तो वो आपकी नाड़ियों पर लगेगी, हर जगह है। आपकी ब्लड वेसल्स के, आपको बीपी में फायदा देगा वो, हार्ट की प्रॉब्लम में फायदा देगा वो, डाइजेशन में फायदा देगा वो। और मैं आपको बताऊं, आपके शरीर के अंदर जहां जहां मल रुका हुआ है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो मल वहां से जगह छोड़ता है और निष्कासन मार्गों की तरफ बढ़ता है। आपका शरीर जो है ना बिल्कुल शुद्ध होना शुरू हो जाता है, फौरन मैटर उखड़ता है वहां से। आप क्वेश्चन पुटअप करो, मैं जवाब दूंगा जी। गुड़ एंड समथिंग एल्स शक्कर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं शुगर के बिना। शुगर पेशेंट्स के लिए निकाल है ना, हमारे लिए नहीं है, जो डायबिटिक है उनके लिए तो वो शुगर ही बन जाती है ना। मैंने डायबिटिक के लिए तो कहा ही नहीं वो बात, ओ नहीं, आप वो तो मैंने अपने लिए कही थी।
जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मीठे से बचना है। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, जितना मीठा हमें चाहिए, मजेदार बात यह है आपको रोटी चावल फल और सब्जियों से उतना मीठा मिल जाता है। आपको ये बात समझ में आई? ये तो हमने ओरली जितना मीठा खाना शुरू किया तो ये बीमारियां बनी। वो भी शुगर मिठाई की दुकानें बाजार में नहीं चाहिए, हमारे लिए मिठाइयाँ शादी ब्याह में नहीं चाहिए। हमारे लिए तो राइस पे शुगर बन जाती है, हाँ। रोटी भी तो वो तो हमारा तो खाना आपको तभी तो कहा जाता है पोटैटो एंड राइस शुड बी मिनिमम क्वांटिटी फॉर डायबिटिक पेशेंट। बिकॉज़ हमारे स्टेपल डाइट वही है ना, वेजिटेरियन। बुक में लिखी हुई है अपने डाइट। पर साग सब्जियों में कम थोड़ी है। आप राइस के पीछे क्यों गए? थोड़ा सा लीजिए ना, उसको कभी कभार ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। कंट्रोल, मैंने कहा था जीवा का कंट्रोल बड़ा जरूरी है। मैं हर रोज अपनी फूड का हिस्सा बना लूं राइस को, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज पोटैटो एंड राइस बोथ आर द हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड। बस इस बात को समझना है कि हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड को कम कर दो। मैंने खट्टे फलों की बात क्यों की आपसे, मेथी दाने की बात क्यों की मैंने आपसे, खजूर की बात तो नहीं की ना। आप सोचिए, ठीक हो गया? सेटिस्फाइड? ऑल आर सेटिस्फाइड? चलिए ओम शांति। एक शांति बात योग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन से आसन से शुरू सबसे करना पहले ये मेरी बुक में जो मेरी एक्सप्लोर योगा है, अगर आप वो सीरीज देखोगे वीडियो यूट्यूब पे तो बहुत प्यारे ढंग से बताया है। देयर आर स्मॉल लाइट एक्सरसाइजेज लाइक पाद उंगली नमन क्रिया। ऐसे बैठ जाओ, केवल उंगलियों को 20 दफा करो, 20 दफा सिर्फ इन पंजों को ऐसे करो, पंजों को लेफ्ट राइट करो, पंजों को गोलाई में घुमाओ। आप यहाँ पकड़ो, इसको 10-10 दफा ये घुमा दो, बुजुर्ग हो यंग हो क्या दिक्कत है इसके अंदर। ये बेबी स्विंगिंग कर लो आप, ये देखिए कितना है, बटरफ्लाई पोज कर लो, इसको पकड़ा और ऐसे करते रहो, जितना होए उतना कर लो। आप हाथों को ही ऐसे कर लो, आप हाथों को ही ऐसे घुमा लो, आप इसको कलाई नमन क्रिया कर लो, आप कोहनी नमन क्रिया कर लो, आप जो है ना स्ट्रेचिंग कर लो, आप इसकी रोटेशन कर लो, ऐसे गर्दन को कर लो, दाएं बाएं ऊपर नीचे रोटेशन। और बोलो। उसके बाद फिर सिंपल आसन होते हैं, ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, कटी चक्रासन है, बड़े सिंपल आसन है। एक सेकंड, क्या होता है इसको डिस्कस ना करो, उनके सवाल का जवाब वो भी आते हैं वो तो एक बात सुनो, वो सिलेबस किसने तय कर रखा है? संस्थान ने ना। और संस्थान को पता है कि हमारे पास जो है ना यंग बच्चे तो आते नहीं, जिनके रिंकल्स पड़ गए, बाल सफेद हो गए या उड़ गए, चश्मे वाले आते हैं हमारे पास। देखो हम आओ, हम कोई यहाँ पर ना तो अश्वनी जी आपसे कुछ पैसे का लालच करते होंगे, विदेश में आके फ्री योग सिखाना, घर से फालतू कोई नहीं है जी। सुनिए, भारतीय योग संस्थान की एक ही सबसे पहली कंडीशन होती है कि संस्थान का कोई भी शिक्षक थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं अगर पैसे लेकर के योग सिखाएगा तो हम संस्थान नहीं मानते उसको। How do you survive then? आपकी कृपा, आप माताओं की कृपा हम पर बरसती है, आपका आशीर्वाद। Because you don't take donations. अगर जी जुड़े हाँ मेरा मिला है हमारे संस्थान। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड। हम ज्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, रात को 2 बजे वॉशरूम के लिए उठते हैं, उठते एक थॉट आता है, बाथरूम में प्रवेश करते हैं, थॉट 2 हो जाते हैं, वॉशरूम करते करते 4 हो जाते हैं, हाथ धोते हैं 8 होते हैं, बिस्तरे में आते 16 हो जाते हैं, रात को 1 बजता है, 5 बजे तक करवटें लेते हैं, 6 बजे ड्यूटी पर जाने का टाइम हो जाता है, बॉडी में दर्द, और फिर देखो क्या क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप रात को केवल 10 मिनट आत्मचिंतन करो, आपने आज का दिन कैसा जिया, क्या क्या गलतियां करी, और आप एक रेजोल्यूशन लो उस टाइम कि टुमारो आई विल नॉट रिपीट दिस रॉन्ग एक्ट। मैं इस गलत काम को कल रिपीट नहीं करूंगा। हर रोज एक संकल्प भी लेते चले गए, 30 दिन में 30 कमियां आपकी कम हो गई तो आप धर्मात्मा और योगी बन जाओगे इस धरती के। आप तो प्रॉब्लम कर रहे हो, आप दूसरों को सिखाओगे कैसे। और स्लीप किसको कहते हैं? 1 स्लॉट स्लीप, जहां से सोए जहां तक, नो नेगेटिव थिंकिंग, नो ओवर थिंकिंग, नो अदर थिंकिंग। रात को भी ठेकेदार बनते हो तो ये तो गलत बात है ना। बैठो,
अर्जुन छाल के बारे में। अर्जुन छाल संस्थान से पुराने जुड़े हो क्या? तो अर्जुन छाल संस्थान अपनी खुद खरीद करके जड़ी बूटी पिसवाता है। हम यहाँ पर भेजा नहीं हमने कभी। आपको चाहिएगी तो अश्वनी जी से संपर्क करेंगे, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम भेज देंगे आपको। अर्जुन छाल 40-45 साल के बाद सबको लेनी चाहिए। जो मैंने अभी आर्टिस्ट के ब्लोकेज की बात कही थी ना, इससे बढ़िया धरती पर कोई मेडिसिन नहीं। हर रोज आपको आधा पौना चम्मच आप चाय में डाल लो ना, चाय भी मिलती है अर्जुन छाल की। बस ठीक है, वही एक ही बात है। उसको अच्छी ये मत करो इस टाइम कौन सा बाल सफेद से काले हो जाएंगे, ये मत करो, कंसंट्रेशन खराब होती है। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसे किया और उसके बाल काले हो गए। आप किसी के हुए हो तो मुझे बता दो, खड़े हो गए। ये वहम बाती होती है, फालतू नाखून गिर जाएंगे, बिना नाखून के हाथ अच्छे नहीं लगेंगे। और एक्सरसाइज बहुत है बालों को ठीक करने की। कभी मेरे से एक प्रश्न करना, मैं आपको टॉप का जवाब दूंगा। अर्जुन छाल के बारे में बता रहा था। 1.5 कप पानी ले लो, कोना का चम्मच उसमें अर्जुन छाल डाल दो, सिम गैस पर चढ़ा दो, पकने दो। जब आधा रह जाए चाय की तरह सिर्फ उसको पी लो। अगर आप सर्दियों में 2 बार, गर्मियों में केवल 1 बार आपको इसका सेवन करना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक हम अमृत पेय बनाते हैं जिसमें 26 जड़ी बूटियां होती है। हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। प्योर जड़ी बूटियां होती हैं। आप उसके अंदर अर्जुन छाल का 1 चम्मच डाल लो, एक पौना चम्मच डाल लो वो, और उसकी इसी ढंग से तैयार करके उसमें दूध और मीठा भी डाल सकते हो अगर डायबिटिक नहीं हो तो। आप उसको सेवन कर लो एक टाइम। मैं 12 महीने उसी का सुबह अपने नाश्ते के बाद सेवन करता हूँ और कुछ लेते ही। आप समझे ना? हाँ, दालचीनी उसमें डली हुई है, जो अमृत भी है, सब कुछ है उसमें। 26 जड़ी बूटियां कम थोड़ी होती है, उसके बाद गिन करके लेना कितनी बचेगी? 26 महंगी से महंगी आइटम उसमें डलती है। आपको एक बढ़िया बात और बताने जा रहा हूँ, उसका नाम भी बता दो जी। अर्जुन छाल, अर्जुन छाल आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स पर जमा फैट्स को रिड्यूस करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बीपी आपका बढ़िया बनता है। बहुत है इतना। और जो शिलाजीत क्या चीज है? वो भी आयुर्वेद में होती है। जो खाते हैं वो बता दें, मैं एक्चुअली खा नहीं रहा हूँ आजकल। सर योग संस्था ऐसे बनाती है मेडिसिन? हम मेडिसिन कोई नहीं बनाते। ये तो गृहस्थियों के लिए है, अमृत पे कुछ नहीं है, तो घर में बना लो आप। देखिए मैं आपको 3 जड़ी बूटी बता रहा हूँ, आप छोड़ो उन चीज को, आप जिस उम्र के बैठे हुए। एक ले लो शंख पुष्पी, एक ले लो ब्रह्मी। ये आयुर्वेद वालों तो यही जो जहाँ जड़ी बूटी सवाल करोगे तो हो जाए। यहाँ स्टोरों से मिलती है, मैंने आने से पहले पूछ लिया। अब हमसे हम क्यों भेजे वहां से, आप अपने आप बना दो। यहाँ शंख पुष्पी, ब्रह्मी और जटामानसी, 3 चीजें बतलाई मैंने। आप क्या करो, 50 ग्राम पाउडर ले लिया आपने ब्रह्मी का, 50 ग्राम ले लिया शंख पुष्पी का। अश्वगंधा आप फिर अपनी बात देखो, गलत चीज है। आप या तो सुन लो या सुना लो, दोनों में से एक ही होएगा ना। दोबारा बोल रहा हूँ, 50 ग्राम शंख पुष्पी, 50 ग्राम ब्रह्मी और 25 ग्राम जटामानसी, ये मिला दिया, मिक्स करो। 1 चम्मच सुबह, पौना चम्मच सुबह भिगो के रख दो और रात को सोते समय छानो। 1 गिलास कांच का होना चाहिए, उस पानी में भिगोना है, छान करके पी लो और आपकी प्रॉब्लम का सीधा इलाज है। जिन्होंने पूछा था अभी लास्ट में जो बैठे, नींद वाली प्रॉब्लम, ये पढ़ करके आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ सो रहे हो, इतनी बढ़िया नींद आएगी। और दवाइयों के साइड इफेक्ट से इससे दिमाग तेज होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, नर्वस सिस्टम बढ़िया होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए बुढ़ापे में? इतना ही बहुत है। एक बार बात कर लें, फिर उसके बाद आप। मुझे एक बात शेयर करना है। हाँ जी। हमारे ग्रुप में एक लेडी है, उनको सब जानते हैं जी। उनको 50 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बहुत जबरदस्त डायबिटीज है, कुछ होगा जल्दी। उसने आज तक दवाई नहीं ली, सिर्फ एक्सरसाइज से मिसेस तिवारी सब लोग जानते हैं।
बैठी है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए भी एक क्लैपिंग करो। लेकिन मैंने उनको एक्सरसाइज करके देखा है, मे भी मेरे से 10 साल बड़ी होंगी, वो 1-1 घंटा स्टेपर वो करती थी रोज, उनका 2-3 घंटे। बस वही मैंने अब करना ही करना। सबसे अब तक एक ही तो बात का, लाइफस्टाइल बताते हैं आपको, लाइफस्टाइल ही बीमार करते हैं। वैसे मुझे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने भी सबको किया हुआ है। शांति पाठ करेंगे और फिर हमारे हांडा जी वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। और आप भी करवाना चाहिए शांति पाठ, आप ही करवा दो। नहीं आप लोग। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वाकई दिव्य आत्माएं हैं। आपने 1.5 घंटा इतनी सहन शक्ति दिखाई कि मुझे बर्दाश्त करते रहे। तो पिछली बार मैं मिला था आज से कोई 1.5 साल पहले, लेकिन ये सच्चे मन से अब हीरा बन करके निकले हैं और इनकी आत्मा से आवाज निकली। उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क सेवा करने का संकल्प किया है कि मैं शरीर डेल्टा और जिस एरिया में हम बैठे हैं उस एरिया में लोगों को हम अपने, ये 3 चेहरे मैंने आपको दिखाए, कोई और बैठा हुआ है जो आपके? मैं तो इनके साथ ही। चलो खड़े होना। तो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार की सेवा चाहिए आप इनसे संपर्क करेंगे। और जैसे मैडम जैस ने मुझे कहा, मैडम जैस एक बार आप आओ इधर आओ। मैडम जैस कोई भी आगे आना चाहता है आए। हाँ, वो भी आगे आएंगे तो उनको बढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे। मैडम जैस ने कहा कि मैं इनको एक योग के बड़े इवेंट में मैं लेकर के गया जहाँ 500 लोग थे। एंड एट दैट टाइम हमने कहा मैडम जैस आज हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी। She really enjoyed the program and also visited the yoga ashram. She can also explain her feeling about भारतीय योग संस्थान। आपने मेरे को फोन पे बताया कि आपके जस्ट मैडम आई हुई है, तो मैं जानता नहीं था, इसलिए मैं आज कर पाया। एक्चुअली बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया। मैं आपको गुड विशेष देता हूँ संस्थान जी। हाँ जी, हम सभी देशराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को ज्ञान बांटने के लिए ये समय निकाला, यहाँ आए, तो ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, मैं करीब 15 साल से सीनियर्स की कम्युनिटी जहाँ जो लोअर मेनलैंड में है, मैं उन वॉलंटियर सेवा करके उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इन 15 सालों में मेरे संपर्क में 12 योगा टीचर्स आए हैं। 15 वर्ष में 12। और पहले ये था कि लोगों को एक तरह से खींच के लाना पड़ता था, योगा में आइए। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से लोगों को लाते थे हम। और योगा टीचर कोई फ्री करने के लिए तैयार नहीं था। Nobody. I had to pay them to योगा टीचर कि आप आइए हमारे सीनियर्स को योगा कराइए। उसके बाद उनको मुझे घर से भी लेके आना पड़ता था। I used to drive them. उनके घर से लाना, फिर उनको घर छोड़ के आना। This I have done it. और उस टाइम में मेरा जो संपर्क के साथ जो एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये टीचर्स जो हैं,
ये अश्विनी जी पहली बार जब यहाँ आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी सेवाओं का कोई पैसा नहीं लूंगा। तो हमारे लिए एक नई बात थी। मैंने कहा देखिए ये फंड्स हम गवर्नमेंट से मिलते हैं, हमें आपको पे करने के लिए। आप जो सेवाएं देते हैं गवर्नमेंट हमें पैसा देती है कि आप, तो हमें तो आपको देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से जो चेक आता था इनको हम देते थे, ये उसमें और अपना भी उस अमाउंट में ऐड करके मंदिर को दान कर देते थे। तो यही जब आदर्श जी आए उन्होंने भी कहा कि मैं भी वही योग संस्थान से हूं, तो मैं भी अपनी कोई सेवा के लिए मैं कभी कोई पैसा नहीं लूंगा। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात थी। और उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस जो मिला है सभी टीचर्स से, उन्होंने हमारे अपने सीनियर्स को अपनी सेवाएं दी हैं। आपने श्री देशराज जी को आपने अभी सुना और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मंदिर में भी उनको सुना है। तो आपने देखा डिफरेंस जो दूसरे टीचर्स में है और इनमें है। फर्स्ट डे इन्होंने अपना लेक्चर दिया हड्डियों पे, बोन्स के ऊपर। फिर आपको एक्सरसाइजेस बताई कि बोन्स के लिए कि ये एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी इतनी हड्डियों की एक्सरसाइज हो रही है। इन्होंने गिन के बताया। Who does it? अभी तक तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ योगा, मैं हमेशा, लेकिन किसी ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया। सो दिस इज एक्सीलेंट। ये बहुत यानी सुलझे हुए अध्यापक मैं ये कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात हमें खुशी होती है, मैंने हमारे सीनियर परिवार में विजेंद्र दयाल जी अभी नहीं आए हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने केवल एक लाइन में कहा, हांडा साहब आपने पिछले इतने सालों से हमें योगा में जोड़ा है, हमारी उम्र 15 साल बढ़ गई। और मैं किसी का क्या कहूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। I am 83. I am 83. और अभी भी मैं सभी सेवाएं जो करता आ रहा हूँ 15 साल से अभी भी कर रहा हूँ। ये सिर्फ योगा के साथ जुड़े रहने से। और इनका जो लोगो आप पढ़ रहे हैं, जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हम कुछ भेंट आपके लिए लाए हैं। भेंट क्या? इस टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तो आपने हमें जो ज्ञान बांटा है उसकी एवज में मैं जस्ट बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दो लाइन अपना एक्सपीरियंस बताइए इंडिया का। श्योर या सो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਯੋਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੌਲੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ। This is just a small token from us. Thank you very much. Yeah. This is things you like. Thank you for doing that. विजय शंकर जी ले लें। एक ग्रुप फोटो में चाहूँगा कि हम सब